स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सो दिस इज स्टडी IQ IAS और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रोहन त्यागी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पर। रियली सॉरी फॉर द ग्लिच। अच्छा, बेसिकली कीबोर्ड पर पानी स्पिल हो गया मेरे से, तो ठीक है, आई विल पे फॉर इट। ठीक है, बट ठीक है, नो इश्यूज आई हैव। तो कैसे गाइस आप? व्हाट्सअप, हाउ आर यू डूइंग? तो सबसे पहले तो यार जिससे हुआ है कांड वो बोतल का ढक्कन बंद किया जाए पानी पी के। सो गाइस, वॉइस, एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, ओके ना, आ रही है ना? गुड। तो पानी पी के खत्म कर दिया मैंने भाई, अब गिरेगा तो गिरे। क्या करें यार, कीबोर्ड खराब हो गया एक। चलो कोई नहीं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। देखिए, लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्स की बात करी थी और हमने देखा कि किस तरीके से आप लोगों से सवाल बन सकते हैं। हमने भी बेसिकली बात करी थी यूनिवर्स के बेसिक्स के बारे में। हमने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया और उस फ्रेमवर्क में अब जो कंटेंट है वो कंटेंट भरा जाएगा आपकी एडवांस क्लासेस में। मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया। अगर आप एक 5th 6th क्लास के भी बच्चे हैं तब भी आप मेरी क्लास से समझ सकते थे, सीख सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों, हाँ जी आइए, दिस इज द फर्स्ट क्लास, सॉरी। हाँ, तो आइए आज हम बात करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग दैट माय डियर फ्रेंड्स इज जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, so guys, this is the first class of geomorphology. Fine, so this is very important class आप सभी के लिए। just a second, है ना? चलिए शुरू करते हैं guys without further ado। ठीक है, अच्छा, जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है, एक ओरिएंटेशन सेशन लिया था मैंने, ठीक है, जाकर देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने आपको पूरी टेक्निक्स एंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू। जस्ट गो एंड वॉच द ओरिएंटेशन सेशन। आइए। सर आई कांट हियर यू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो यार अपना नेटवर्क वगैरह चेक करो। आई होप यहाँ सब कुछ सही चलता हुआ मेरे को नजर आ रहा है। काफी गर्मी हो रही है यार, क्या करूं, इतनी उमस है, इतनी उमस है। यस यस, दिस इज माय फर्स्ट। So guys, today is the first class of geomorphology. चंदन सर ने लिया था ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, गॉट इट। So much of heat. सर आप अपना माइक थोड़ा सा ऊपर करिए, आवाज कम लग रही है। अरे यार, केस इतनी जल्दी कैसे जीता जाता है? टाइम लगता है, चलेगा 10-15 साल। इंडिया है भाई, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। हाँ जी। सो गाइस, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, माय नेम इज रोहन त्यागी एंड आई एम अ सीनियर फैकल्टी एट स्टडी IQ IAS, एज यू कैन सी। ठीक है, एंड चलिए क्लास को शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अड्यू। रेडी गाइस? चलिए लेट्स स्टार्ट। अच्छा, वॉल्यूम कम लग रही है जो? टेल मी, आई विल इंक्रीज द वॉल्यूम। आई कैन सी नाउ द वॉल्यूम इज सो मच इंक्रीज्ड। So guys, I can play with a knob.
ठीक है। तो मैं वॉल्यूम को एक ऑप्टिमम लेवल पर रखता हूं सो दैट मेरी आवाज आपके लिए सर दर्द ना बन जाए, ठीक है, और मेरी आवाज फट ना जाए और बहुत स्लो ना हो जाए। तो एक अच्छे लेवल पर आवाज को रखता हूं। दिस इज अ वेरी गुड लेवल, ठीक है। अपने स्पीकर्स की जगह हेडफोन्स अगर पहन सकते हैं तो पहनिए। खास रूप से देखिए, जो बच्चे ब्लूटूथ वाले हेडफोन यूज करते हैं, वो भी चीपर वंस, उनमें लैग होता है, जिसकी वजह से उन ब्लूटूथ हेडफोन से आपके वॉइस में और मेरी वीडियो में जो आपको आ रही है उसमें मिसमैच देखने को मिल सकता है। और ये मिसमैच काफी लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लूटूथ हेडफोन्स, याद रखिएगा, ठीक है। हम क्यों? क्योंकि जो आपको वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखती है, आपका फोन सिग्नल को प्रोसेस करता है, ब्लूटूथ के ओवर सेंड करता है, तो उसमें कुछ सेकंड का, 1 सेकंड का, 0.5 सेकंड का लैग आ सकता है। तो प्लीज डू नॉट वेयर अ ब्लूटूथ हेडफोन, तार वाला यूज करो, ठीक है, या फिर हाई क्वालिटी का जो लो लैग वाला होता है वो यूज करो अगर आपको दिक्कत होती है वॉइस मिच मैच से, क्योंकि वो 1 सेकंड के फर्क में कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है बाय द वे, ठीक है। सो दैट इज द केस। सर आवाज कम है? नहीं, टुडे इज द फर्स्ट यथार्थ। राम राम जी। सो गाइस, बात करेंगे हम जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है गाइस। आइए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। देखिए दोस्तों, मेरा काम इन बेसिक्स की क्लास में ऑफ कोर्स आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, सो दैट जब आपका फाउंडेशन बैच चालू हो, फाउंडेशन फेज चालू हो, उस दौरान जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, मे बी बाय मी, मे बी बाय सम अदर टीचर, तो वो हर एक चीज आपको समझ में आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आए। तो इसीलिए मैं इन क्लासेस के अंदर थ्योरीज को खास रूप से अवॉइड कर रहा हूं, सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज। और हम सिर्फ बेसिक सी बात कर रहे हैं अबाउट एवरीथिंग, जस्ट क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क। फाइन, अच्छा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अड्यू। नाउ गाइस, आप बताइए, आपके हिसाब से अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? अर्थ हैज हाउ मेनी लेयर्स? अच्छा, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट सबसे पहले करते हैं। आइए दोस्तों, अगर मैं एक ग्लास ले लूं पानी का, और इस पानी के ग्लास में ऑफ कोर्स मैं पानी तो डालूंगा ही, तो मैंने पानी भी डाल दिया आपके लिए। अब गाइस, इसके अंदर अगर मैं बहुत सारी मिट्टी डाल दूं तो क्या होगा बताओ? व्हाट विल हैपन इन सम टाइम? ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं ऑफ कोर्स। मिट्टी मिट्टी डाल दी, मिट्टी 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 मिट्टी, मिला दी, मिक्स कर दी। देखो, कुछ समय तक ये मिट्टी मिक्स रहेगी, लेकिन जब आप इस पानी के ग्लास को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये पूरी मिट्टी यहां पर आकर सेटल डाउन हो जाएगी। यस और नो? अच्छा, इसी पानी के ग्लास में अगर मैं तेल भी डाल दूं, यानी कि ऑयल भी डाल दूं, तो कुछ समय बाद वो ऑयल इस तरीके से सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देगा। इसका क्या रीजन है? वाई ऑयल इज फ्लोटिंग, और जो मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, वो नीचे आकर सेटल डाउन हो रहे हैं। अच्छा, मैं इस प्रोसेस को क्या बोलूंगा? दिस प्रोसेस, जहां पर ऑटोमेटिकली चीजें सेपरेट हो रही हैं। बताइएगा इस ऐसा हो क्यों रहा है? सेडिमेंटेशन। देखिए, अगर मैं पानी की बात करूं, चलिए मान लेते हैं कि ये प्योर वाटर था, तो इसकी डेंसिटी हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं। ऑयल की अबाउट 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, एंड मिट्टी की अबाउट 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको एक बात समझ में आती है कि हायर डेंसिटी की चीजें डूब जाती हैं और लोअर डेंसिटी की चीजें ऊपर तैरती हैं। और इसीलिए अगर आप एक मर्क्यूरी लेंगे, मर्क्यूरी
समझते होंगे आप, इसको पारा भी कहा जाता है, उसका एक टैंक ले लें, उसके अंदर आप लोहा भी डाल देंगे ऐसे ही, तो लोहा भी तैरेगा, बिकॉज मर्क्यूरी की डेंसिटी काफी हाई होती है, 23 24 होती है, लोहे की उससे कम होती है, अबाउट 12 to 18 के बीच में। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, कि क्या चीज तैरती है और क्या चीज डूबती है। अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? बताइए। देखिए, इस प्रोसेस को आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन। और अगर आपने ये प्रोसेस अच्छे से समझ लिया, समझ तो आप चुके ही हैं अब इस अच्छे से एक्सपेरिमेंट के बाद, तो आपकी आधी जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई। आपको अर्थक्वेक्स अच्छे से समझ में आ गया, आपको अर्थ के लेयर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, पहली चीज ये है, दिस इज डिफरेंशिएशन, जहां पर ऑटोमेटिकली डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से इनसॉल्यूबल मटेरियल सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेटा हो जाता है दिस, एंड इसी प्रोसेस को आप डिफरेंशिएशन बोलते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारी अर्थ में भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस हुआ हो? देखिए, आज से लगभग 4.5 यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 4.5 अरब साल पहले हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ। हमारी अर्थ सन के अराउंड एक डिस्क थी, बहुत सारा मटेरियल फैला हुआ था, उससे बनी। अब ये हमारी अर्थ जब सन से बनी थी तो इट वुड हैव बीन हॉट, गर्म रहेगी ना भाई। और जब अर्थ बहुत गर्म थी तो एक सेमी सॉलिड सेमी लिक्विडी स्टेट में थी, और उस सेमी सॉलिड सेमी लिक्विडी स्टेट के अंदर हमारी अर्थ में यही प्रोसेस हो रहा था। अब देखो, जब मैं ग्लास की बात कर रहा हूं तो ग्लास में ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है ना, और उसी वजह से ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। लेकिन अर्थ के केस में, बिकॉज अर्थ राउंड है और ग्रेविटी हमेशा स्पेस में सेंटर से काम करती है, तो ग्रेविटी वुड हैव वर्कड इन ऑल डायरेक्शंस लाइक दिस। तो यहां तक क्या सबको बिल्कुल बेसिक है ये डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं, समझ में आता है गाइस? टेल मी प्लीज। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज है, बताइए। बात समझ में आती है? हाँ जी। देखो, इसी कॉन्सेप्ट से क्लाइमेटोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी निकलेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्या यही कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एक्सप्लेन कर सकता है अबाउट अर्थ जियोइड शेप? हमारी पृथ्वी की शेप जियोइड क्यों है, उसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। सर, स्क्रीन पर दाने दाने दिख रहे हैं यार, वो दाने दाने वाला बैकग्राउंड लगा हुआ है। बेसिकली द बैकग्राउंड इज ऑफ स्लेट, नेचुरल स्लेट, तो ऐसे ही वो बैकग्राउंड वैसा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं हटा सकता हूँ इसको, अभी तो शायद नहीं हटा पाऊंगा, बट नेक्स्ट क्लास में हटा दूंगा इफ यू वांट। ये मैंने इसलिए डाला है बिकॉज एक रिसर्च के अकॉर्डिंग प्लेन बैकग्राउंड्स जो होते हैं वो नेचुरल नहीं होते और आपकी आंखों को स्ट्रेन ज्यादा करते हैं, है ना। अगर आप एक स्लेट उठाएं, ब्लैक बोर्ड देखें, तो वो एकदम प्लेन ब्लैक नहीं होता, उसमें कुछ ग्रेन्स होते हैं, ग्रेननेस होती है, ठीक है। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जितना नेचुरल वो चीज रहेगी उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, आंखों के लिए भी, एंड माय डियर फ्रेंड्स, नॉलेज एब्जॉर्प्शन के लिए भी। आइए देखिए, अब जब हमारी अर्थ आज से 4.5 बिलियन साल पहले सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड थी इस तरह से, तो क्या होगा गाइस, बताएं? व्हाट वुड हैपन? सेम प्रोसेस हुआ, दैट इज डिफरेंशिएशन। हेवियर मटेरियल अर्थ के सेंटर के पास आकर एक्यूमुलेट हुआ और लाइटर मटेरियल सरफेस के आसपास। किसके आसपास?
सरफेस के आसपास। और इसी वजह से हमारी अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स क्रिएट हुई, जिनको आप मोटा मोटा 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑल्दो दे आर इन टोटल 6 लेयर्स, जिनके बारे में आपको बतलाऊंगा। देखिए, तो यहां पर भी आपको 3 डिफरेंट लेयर्स दिख रही हैं। एक ऑयल की लेयर दिख रही है, एक वाटर की लेयर दिख रही है, और एक मिट्टी की लेयर दिख रही है, बिकॉज 3 लेयर्स आर देयर। सेम केस हमारी अर्थ पर हुआ इस डिफरेंशिएशन की वजह से। सो एक अर्थ की पाई को निकालते हैं, ठीक है, इसको मानते हैं सरफेस और इसको मानते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, जितने आपको डायग्राम्स मिलेंगे मेरी क्लास में, देखिए आप जानते ही हैं गाइस हु आई एम मे बी द बेस्ट एनिमेटर्स टुडे इन इंडिया, ठीक है, एंड मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो मी। लेकिन इस प्रोसेस में जब मैं यूपीएससी की जर्नी में था, उसके बाद मैं एनिमेशंस में आया, तो मुझे एक चीज ये रियलाइज हुई कि एनिमेशंस, इट विल हेल्प यू टू लर्न बेटर। लेकिन एनिमेशंस को आप यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली इन योर एग्जामिनेशन। और इसीलिए दोस्तों, मैं आपको एनिमेशंस तो दूंगा ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आई विल गिव यू हैंड मेड डायग्राम्स। इन डायग्राम्स को आप डायरेक्टली अपने मेंस आंसर शीट में भाई बना सकते हो। बनाओ, डायरेक्टली पे लो, क्या दिक्कत है? आपको हाई क्वालिटी हैंड में डायग्राम्स मिलेंगे, ठीक है। सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सर, हाउ अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम जोवियन, दैट इज गैसियस प्लैनेट्स? सॉलिड है, स्ट्रक्चर में फर्क है, बात करेंगे उसके बारे में। तो आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ 3 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड की जा सकती है, इस तरीके से। तो ये टॉप लेयर है, इसको कहा जा रहा है क्रस्ट। ये है मेंटल और ये है कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अगर मैं क्रस्ट की बात करता हूं, तो ये हमारी अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है, जिसके ऊपर हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सारे बॉडीली फंक्शंस कर रहे हैं। तो हमारी अर्थ जब स्लोली स्लोली ठंडी हो रही थी, तो उस टाइम पर कोर में हैवी मटेरियल जैसे कि आयरन, लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस प्रकार के मेटल्स एक्यूमुलेट हुए, बिकॉज उनकी डेंसिटी काफी हाई थी। और सरफेस पर सिलिकेट मटेरियल्स एक्यूमुलेट हुए, जिसमें सिलिका यानी कि सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा थी। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर बेसिक बताता हूं। देखो, एक फर्क है सिलिका और सिलिकॉन में। जब मैं बोलूंगा आपको सिलिका, तो समझना SiO2। सिलिका मतलब SiO2, और सिलिकॉन मतलब एक एलिमेंट यानी कि Si। ठीक है, आ रही है बात समझ? प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। सिलिका इज SiO2 एंड सिलिकॉन इज Si। अच्छा, क्या इससे एक बात और समझ में आती है आपको? वाई, ये मैंने देखा भी, डायग्राम तो मेरे दिमाग में आया, ऑफ द टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? बर्फ पानी की सतह पर क्यों तैरती है? नहीं, डेंसिटी देखो, सर हमने तो डूब, अरे भाई ऐसा नहीं है। बताओ।
नहीं 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 नहीं। देखो, सही सही, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। देखो, जनरली स्पीकिंग जब हम बात करते हैं किसी भी चीज की, तो आप किसी भी मटेरियल को अगर ठंडा करते हो, कूल डाउन करते हो, तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं। हम्म, उसको गर्म करते हो तो वो चीज एक्सपैंड होती है, ठीक है, ठंडा करते हो तो वो चीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन वाटर के साथ थोड़ा सा उल्टा है। वाटर क्या होता है, देखिए, अच्छा एक सिंपल सी बात आपकी पर्सनल लाइफ से, जब आप ट्रे निकालते हो फ्रीजर में से बाहर, तो उसके अंदर आइस क्यूब टाइटली पैक्ड होते हैं या लूजली पैक्ड होते हैं, बताइए। भाई, जो लोग थोड़े शौकीन है उनको ज्यादा पता होगा, शाम को, यू नो, ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए ज्यादा रेलिवेंट होगा, ठीक है। देखो, जब भी आप एक आइस ट्रे को निकालते हैं तो उसके अंदर आइस क्यूब बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग, जब आप किसी चीज को ठंडा करते हो तो एटम्स की वाइब्रेशन को आप कम कर देते हो, बिकॉज आप सिस्टम में से एनर्जी को निकाल दे रहे हो। हेंस एटम्स एक दूसरे के ज्यादा पास आ जाते हैं, चीज कंप्रेस हो जाती है ठंडी होके। लेकिन वहीं जब आप किसी चीज को हीट करते हो, तो आप सिस्टम में हीट डाल रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो, तो एटम्स ज्यादा तेज वाइब्रेट करते हैं, एंड एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। हेंस माय डियर फ्रेंड्स, चीज एक्सपैंड कर जाती है। गर्मियों में लोहे के दरवाजे टाइट हो जाते हैं, सर्दियों में ढीले हो जाते हैं थोड़े से। अगर आप लोगों ने बड़े दरवाजे कहीं ये चीज एक्सपीरियंस की हो, बहुत लोग यहाँ लगे होते हैं, मेरे यहाँ एक लगा हुआ है लोहे का दरवाजा, जो सर्दी के टाइम पर हो जाता है बिल्कुल ढीला सा, गर्मियों में हो जाता है थोड़ा सा टाइट, ठीक है। तो ये चीज समझें। लेकिन पानी के साथ क्या होता है कि जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस पर हो, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, आप नीचे आ रहे हो आ रहे हो आ रहे हो, वाटर विल कॉन्ट्रैक्ट टिल अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री 3 डिग्री के आसपास आप देखेंगे पानी बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे जाते हो, यहां पर लिक्विड वाटर अपनी स्टेट चेंज कर देता है सॉलिड में और क्रिएट करता है आइस क्रिस्टल्स। और उन आइस क्रिस्टल्स के बीच में होती है एयर पॉकेट, और इसी वजह से, इन एयर पॉकेट्स की वजह से जो आइस है वो तैर पाती है दोस्तों पानी के ऊपर। क्या? बिकॉज ऑफ दीज आइस क्रिस्टल्स, ठीक है, ये रीजन है। और बिकॉज बीच में एयर है तो क्या होता है, द क्यूब इज एक्सपैंड्स। जैसे ही फ्रीज होगी कुछ भी चीज, वो एक्सपैंड हो जाती है पानी। एज सुन एज वाटर फ्रीजेस, इट एक्सपैंड्स। क्यों? बिकॉज क्रिस्टल्स फॉर्म हुए जिसके बीच में एयर है, और इसी वजह से ट्रे के अंदर जो आइस क्यूब्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। उनको निकालने के लिए आपको उसको मरोड़ना पड़ता है, फिर आइस क्यूब्स आप निकालते हैं, फिर डालते हैं अपने जाम में, और फिर यू एंजॉय इट, ठीक है। सो दैट्स द रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो सिंपली पुट, जैसे ही, बतला देता हूं आपको ये चीज, देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं इस तरह से, कोई भी उनमें स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर फ्रीली फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। लेकिन एज सून एज दे बिकम आइस, दे आर अरेंज्ड समथिंग लाइक दिस, बीच में एयर पॉकेट्स, ठीक है। दिस इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट, मतलब जो मैं बना रहा हूँ एग्जैक्टली,
मैं एक रफ डायग्राम आपको बना रहा हूं. Theoretically it is correct, and because of these air pockets the ice is floating. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. अच्छा, वीडियो ब्लर्ड आ रही है, रुको 1 मिनट. आई थिंक अब क्लियर होगी, है ना? ठीक है, सो दैट इज द केस. तो ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझनी, और यही तो रीजन है टाइटैनिक के डूबने का. टाइटैनिक क्यों डूबी थी? लंदन टू न्यूयॉर्क एक बड़ी सी शिप जा रही थी. बहुत ही बड़ा आइसबर्ग था, ठुक गई. नथिंग कैन बी डन. ठीक है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. अच्छा, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था. आइए दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं हम अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की. तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्रस्ट की. आइए, द टॉप मोस्ट लेयर, क्रस्ट. देखिए, क्रस्ट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. और अगर मैं क्रस्ट की बात करूं आप लोगों से, तो क्रस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की होती है. ठीक है, दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, and this is the oceanic crust. अच्छा, लॉजिकली स्पीकिंग ओशियानिक क्रस्ट या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, किसकी डेंसिटी हायर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? बताइए. हाँ जी, बताएं गाइस. मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ रही है. हायर डेंसिटी, लोअर पार्ट्स ऑफ द अर्थ, है ना? तो ओशियानिक क्रस्ट हैज हायर डेंसिटी एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैज लोअर डेंसिटी. तो यहाँ पे छोटी सी टेबल बनाए तो अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो क्या लगता है आपको, ज्यादा थिक कौन सी क्रस्ट होगी, कॉन्टिनेंटल या फिर ओशियानिक? देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर पहाड़ियां भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, लाइक दिस. तो अगर आप इन एरियाज में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को देखें तो इसकी डेप्थ अबाउट 28-30 किलोमीटर तक यहाँ पर हो सकती है. वहीं ओशियानिक क्रस्ट इज ओनली अबाउट 7 to 5 किलोमीटर थिक. तो थिकनेस की बात करते हैं तो इट इज हायर एंड ओशियानिक क्रस्ट की लोअर. अगर मुझे सेंटर ऑफ द अर्थ तक पहुंचना है, इफ माय प्लान इज टू रीच सेंटर ऑफ द अर्थ, गाइस, क्या अगर मेरा काम सेंटर ऑफ द अर्थ तक पहुंचना है तो मैं यहां ड्रिल करूं या फिर यहां ड्रिल करूं? कहां से ड्रिलिंग स्टार्ट करनी चाहिए, बताओ गाइस.
लेकिन हमारे पास सी पर ड्रिल करने के साधन अभी तक थे नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली चाइना की एक शिनयान नाम की शिप है जो अब पहली बार ओशन के नीचे डीप ड्रिलिंग करने जा रही है। अच्छा, आज तक का जो डीपेस्ट होल हमने खोदा था वो खोदा था हमने रशिया के अंदर साखलिन आइलैंड के पास। ये देखिए, तो ये जो आइलैंड आपको दिखता है रशिया का, दिस इज दी साखलिन आइलैंड। तो यहाँ पर हमने सबसे डीपेस्ट बोरहोल खोदा जो कि अबाउट 12 किलोमीटर से डीप था। कितने किलोमीटर? 12। अच्छा, अगर आप इसको अर्थ की टोटल रेडियस से कंपेयर करें तो अर्थ की टोटल रेडियस कितनी है? Who is going to tell me what is the radius of the earth? बताइए गाइस, एवरेज रेडियस बता दो यार। यस गाइस, 6371। और अगर आप सिर्फ 12 किलोमीटर खोद पा रहे हो ऑफ 6371, तो कितना परसेंट आप नीचे पहुंचे हो अभी तक? बताओ, कैलकुलेट करो। क्या वो 1% भी है? अब भाई इतना खोदा से छोड़ ही दो, फिर तुमसे होने नहीं वाला। आप सेंटर ऑफ द अर्थ तक पहुंच ही नहीं सकते। इट इज लेस देन 1% यार। माइंड बॉगलिंग है ये चीज, सोच के देखो। अगर हमने इतना खोदा ही नहीं, हमें पता ही नहीं, तो हमें 1 2 3 लेयर्स के बारे में कैसे पता है? हम गए नहीं देखने के लिए। हाउ डू वी नो अबाउट इट? क्या मैं बातें हवा में कर रहा हूं? सैटेलाइट? ओ भाई, क्या बात कर रहे हो यार। वी नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं। पहली चीज, ऑफ कोर्स, आप ड्रिल करके देख सकते हो नीचे, लेकिन 12 किलोमीटर दिखता है। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शंस हैं जो नीचे का मटेरियल ऊपर सरफेस पर लेकर आते हैं। तो उस मटेरियल को, लावा को पढ़कर आप बता सकते हो कि नीचे क्या है। इसके साथ साथ दोस्तों, अर्थक्वेक्स हैं। आप अर्थक्वेक्स की वेव्स की स्पीड को नाप कर डेंसिटी बतला सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल बात है यार। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी अर्थ पर यहां पर एक अर्थक्वेक आता है। आपने पूरी दुनिया में सेसिमोमीटर्स का जाल बिछा रखा है। अर्थक्वेक यहां हिट करता है तो उसकी वेव तो पूरी बॉडी में जाएंगी। देखो, है ना, इट विल ट्रैवल। देखो, मेरे सामने जो टेबल रखी है उसके ऊपर एक ट्राइपॉड है जिसमें कैमरा है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टेबल को हिलाऊंगा। देखो, हिल रहा नहीं हिल रहा फ्रेम? देखो, कैमरा हिल रहा है, वॉबल हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है वॉबल, हाउ द कैमरा इज वॉबलिंग। व्हाई? बिकॉज मैंने एनर्जी ट्रांसफर करी टेबल में, टेबल से वाइब्रेशंस हुई ट्राइपॉड में, ट्राइपॉड से वाइब्रेशन गई कैमरे में, कैमरा हिला, उसकी इमेज पहुंची आप तक। तो इसी प्रकार से जब हमारी अर्थ के अंदर अर्थक्वेक आता है तो हमारी पूरी अर्थ में वाइब्रेशंस होती हैं। हाँ, जहां से सबसे पास आप हो यहाँ पर आपको हाईएस्ट फील होगी, यहाँ बहुत कम होगी, बट फील जरूर होगी। तो सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
का फॉर्मूला आप लगा ले, आपको स्पीड ऑलरेडी पता होती है वेव्स की एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। टाइम आपको कैलकुलेट करना होता है कि इस स्टेशन से लेके स्टेशन के बीच में कितना है, आप डिस्टेंस बता सकते हैं, उसके बाद कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, कहाँ नहीं किया, ठीक है। तो आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीड, डिस्टेंस के और टाइम के बेसिस पर। और जो स्पीड होती है दोस्तों, वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे होती है, डेंसिटी से। देखो कोई भी वेव, चाहे मेरी साउंड वेव, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है, जब मैं आपसे बात करता हूं तो मेरे गले के अंदर वोकल कॉर्ड लगी है, और वो जो वोकल कॉर्ड है वो हवा के अंदर के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कर रही है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर। तो मेरे गले के अंदर जो हवा है वो वाइब्रेट हो रही है, उससे उसके आगे वाला जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट हो रहा है, फिर मेरे मुंह के आगे वाला वाइब्रेट हो रहा है, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। अब ये इस माइक तक वाइब्रेशन पहुंच रही है। माइक के अंदर एक डायफ्राम लगा हुआ है जो इस वाइब्रेशन को हिलता है ऊपर नीचे इस वाइब्रेशन से, और जब वो हिलता है इसको वो कन्वर्ट करता है सिग्नल में, वो सिग्नल आप तक पहुंचता है, और जो आपके लाउड स्पीकर्स हैं वो इस सिग्नल को वापस से साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो देयर इज अ सर्टेन वाइब्रेशन दैट इज हैपनिंग। हाँ जी बताएं। अब अगर ये मॉलिक्यूल्स इतनी दूर थे तो इनमें वाइब्रेशंस इस तरह से ट्रांसफर हो रही थी, पहले ये वाइब्रेट हुआ, फिर ये वाइब्रेट हुआ, फिर ये वाइब्रेट हुआ, फिर ये वाइब्रेट हुआ। टेल मी गाइस, अगर मैं इसके बीच का डिस्टेंस कम कर दूं तो क्या वाइब्रेशन जल्दी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, और अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, ऑफ कोर्स वाइब्रेशन को ट्रैवल करने में टाइम लगेगा। बताएं। ऑफ कोर्स सिंपल बात है, डिस्टेंस। तो अगर जो बच्चे गांव के आसपास रहते हैं वो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर आपको ट्रेन की आवाज हवा में नहीं आ रही, आप खड़े हुए, तो अपनी कान को पटरी पर लगाकर देख सकते हैं, और जब आप कान को पटरी पर लगाते हैं तो आपको ट्रेन की आवाज आती है। बचपन में अगर आपको याद है, पता नहीं आपके बचपन में ऐसा होता था या नहीं, बट हमारे बचपन में हम इस तरह के प्लास्टिक के ढक्कनों के बीच में ऊन लगा देते थे और फोन की तरह यूज करते थे, ठीक है। तो साउंड की स्पीड हाईएस्ट होगी स्टील में, लोएस्ट होगी एयर में, जीरो होगी वैक्यूम में। वैक्यूम में मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो वाइब्रेशन क्या होगा, होगा ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इफ दिस डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, तो उसके हिसाब से आपने डेंसिटी कैलकुलेट कर ली स्पीड के अकॉर्डिंग। अपर लेयर में स्पीड कम है, लोअर लेयर में स्पीड ज्यादा है, ठीक है। आपको लोहे की डेंसिटी ऑलरेडी पता है क्या है, सिलिकॉन की डेंसिटी ऑलरेडी पता है क्या है, उसके अंदर साउंड वेव किस तरह से ट्रैवल करती है वो एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं लैब में, एंड उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपने डिसाइफर किया कि अच्छा ये लेयर इस मटेरियल की बनी हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट। सो इस तरीके से हमने सोचा है, कोई गया नहीं आज तक अंदर। और अब चाइना पहली बार कह रहा है कि वी आर गोइंग टू रीच द मेंटल, यानी कि आज तक कोई क्रस्ट को भी ब्रीच नहीं कर पाया है दोस्तों। हाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तक पहुंच गया है रशिया वगैरह। नाउ चाइना इज सेइंग दैट दे आर गोइंग टू ड्रिल अ होल इनटू मेंटल थ्रू देयर न्यू शिप। लास्ट ईयर की खबर है, करंट अफेयर्स, कभी पढ़े हो उठा ली गलती से तो। अच्छा बाय द वे, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर भी वी आर ड्रिलिंग अ 7 किलोमीटर डीप होल। ऑफ कोर्स ऑन लैंड, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, पैसे की भी कमी है। कौन मुझे बताएगा, ये अभी की बात है, अबाउट 1.5-2 महीने पहले की बात है। न्यूज में खबर थी, न्यूज में खबर में एक स्टेटमेंट थी, हेडलाइन थी, बताइएगा इस
दे विल लूज वैष्णवी द्विवेदी। मैंने आपको तभी तो बताया कि अगर आप पॉइंट के बहुत पास हो तो वहां पर आपको हाईएस्ट इंटेंसिटी की वेव्स फील होंगी। तो वी ऑल्सो कैलकुलेट दैट ना, द टेपरिंग इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर कोयना रीजन है जहां से कोयना रिवर चालू होती है। ये कोयना रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, जब हम अर्थक्वेक्स की बात करते हैं तो ज्यादातर अर्थक्वेक वाले एरियाज कौन से हैं? जहां पर प्लेट बाउंड्री है, जैसे कि कच्छ हो गया, ठीक है मान ली बात, हिमालयाज हो गए, ठीक है मान ली बात, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, ठीक है मान ली बात। लेकिन बिगर अर्थक्वेक्स जो है इंडिया में वो डेक्कन एरिया में नहीं आते एक्सेप्ट कोयना रीजन, और आज तक आए भी नहीं है। देखिए 1962 में यहाँ पर कोयना डैम, जिसको आप शिव सागर रिजर्वायर कहते हैं, उसका निर्माण किया गया। और 1962 के बाद से यहाँ पर एटलीस्ट 8 से 9 बड़े अर्थक्वेक जो 5 रिक्टर स्केल के ऊपर हैं, मैग्नीट्यूड इज मोर देन 5, वो आ चुके हैं। सबसे खतरनाक आया था 1967 में 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, और लेटेस्ट आया 2012 में। तो इसी चीज के बारे में रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट आर डिगिंग दिस 7 किलोमीटर डीप होल। और मैंने ये क्यों डिस्कस किया? ये मैंने इसलिए डिस्कस किया है आप लोगों से, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप लोगों को किस तरीके से अपने स्टैटिक पोर्शन को कनेक्ट करना है करंट अफेयर से। समझ में आती है बात गाइस? बताएं। हाँ जी, आ रही है बात समझ? तो अपनी पढ़ाई में कुछ ऐसा ही आपको करना है जैसा मैंने आपको करके दिखाया। आपको इन करंट अफेयर्स को इस तरीके से लेकर चलना है। जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बताऊंगा इन योर फाउंडेशन क्लास, तो मैं ये भी आपको बतलाऊंगा कि जापान के अंदर क्यों इतने अर्थक्वेक आते हैं और रीसेंट स्टडी उसके बारे में क्या कहती है। जापान एक ऐसी जगह है जहां पर 4 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं दोस्तों, ठीक है? यस, ओवर द कॉन्टिनेंट्स, नॉट इन द ओशंस। ओके, देखो चाइना में बहुत डैम्स हैं, बट चाइना वाले बदमाश भी तो है ना, बताते ही नहीं है कुछ, डेटा ही नहीं है हमारे पास, ठीक है? आता होगा, हमें क्या पता। 3 गॉर्जेस डैम, दिक्कत ये नहीं है बड़ी डैम। अब मान लो इतनी सारी डैम इंडिया में, क्या कोयना डैम से बड़ी डैम इंडिया में नहीं है? बहुत सारी है। लेकिन आपने जब कोयना डैम क्रिएट की तो आपने ऐसी जगह पे क्रिएट की जहां पर ऑलरेडी नीचे फॉल्ट्स थी, क्रैक्स थे, वो जगह एक ओल्ड फॉल्ट लाइन थी। तो आपको डैम बनाने से पहले वहां पर प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए था, फिर डैम बनानी चाहिए थी, ठीक है? आपने उससे बड़ी बड़ी डैम हिमालयाज में बनाई है, वहां तो पहले से इतने भूकंप आते हैं। तो दैट इज नॉट द केस। द केस इज दैट यू डिड द फुल रिसर्च, बस आपने बना डाली, ठीक है? राहुल देवराज क्या हो गया भाई? So this is how you are going to connect the current affairs. Please understand this thing. अच्छा, तो दोस्तों फर्स्ट जो हमारी लेयर है दैट इज
क्रस्ट और क्रस्ट के जो कंटेंट है वो किस केमिकल की बनी है उसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। याद करवा दूं, देखो, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी, तो याद रखो ओ साईं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स मेंस एंड ऑप्शनल क्लियर करवा दे। क्या ओ से ऑक्सीजन है, इसकी परसेंटेज और 46.6% है। एस से सिलिकॉन है जो अबाउट 27.7% है। परसेंटेजेस एनसीईआरटी में दी हुई है, टेबल में देख लेना। ए से एल्यूमिनियम है, आई से आयरन ऑफ कोर्स, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड देन अदर्स। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। ओ साईं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल क्लियर करवा दे साईं बाबा। ठीक है, सो कौन कौन से एलिमेंट हाईएस्ट अमाउंट में? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ऑफ कोर्स टैंकरों में तो है नहीं, सिलिका के साथ है SiO2, यहाँ ऑक्सीजन है। Al2O3 यहाँ ऑक्सीजन है। Fe2O3 यहाँ ऑक्सीजन है। CaCO3 यहाँ ऑक्सीजन है। ठीक है, लाइक दैट, गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, समझिएगा। अरे तो आप सिंबल से याद कर रहे हैं तो कर सकते हो, आयन को आप Fe लिखते हो, बट फिर क्या ही फायदा है जब इतना बढ़िया आपका एक्रोनिम बन रहा है। ओ साईं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। ठीक है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसी वजह से क्या है, देखो, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें सिलिका के साथ एल्यूमिनियम की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है, और इसी वजह से आप इसको सीआर लेयर बोल देते हो। और ओशियानिक क्रस्ट में मैग्नीशियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, मैंगनीज की, तो उसको सीमा लेयर बोल देते हो। सीआर एंड सीमा, आ रही है बात समझ? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशंस। अब वो कितना डिफरेंस है वो आपको ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी में भी नहीं पढ़ाते, तो जरूरत नहीं है वो याद रखने की, एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं। बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सीआर एंड ओशियानिक क्रस्ट इज सीमा, याद रखना भाई। ठीक है, तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट स्टफ, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, कोई भी एनसीईआरटी खोल लो, क्लास 11th की खोल लो, क्लास 6 की खोल लो, परसेंटेज के टर्म्स में याद करोगे तो कभी याद नहीं कर पाओगे। यूपीएससी कभी भी आप लोगों से इस तरीके से एकदम फैक्चुअल आंसर्स नहीं पूछता, वो हमेशा कंपैरेटिव एनालिसिस पूछ लेगा आपसे, है ना। अच्छा, ये ज्यादा स्टेटमेंट पूछ लेगा दैट एल्यूमिनियम इज इन हायर कॉन्सेंट्रेशन देन आयरन इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बताओ गाइस, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? क्या लगता है आपको? बताओ। यस, क्रस्ट में है, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल आयरन ज्यादा है बिकॉज कोर इज मोस्टली मेड अप ऑफ आयरन। अच्छा, तो यार ये चीज आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए अबाउट क्रस्ट। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जो क्रस्ट है
और जो मेंटल है उसके बीच की इस लेयर का नाम जो है ना, ये वाली जो बाउंड्री है, अर्थ के अंदर हम बाउंड्रीज को बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटीज। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, पर क्यों? वाई, क्यों बोलते हैं बताइए? वाई वी कॉल इट एज डिसकॉन्टिन्यूटी? लेयर्स के बीच की बाउंड्री को डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। बॉर्डर बोल लो, बाउंड्री बोल लो, फ्रंट बोल लो, बट डिसकंटिन्यूटी, बट व्हाई? सोचा है कभी? देखो, इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर आप एक ग्राफ बनाएं और इस ग्राफ में इसको बना दे सेंटर ऑफ द अर्थ और इसको बना दें 6300, कितनी थी रेडियस जो मैंने आपको बताई थी, 71 किलोमीटर्स की, और इस एक्सिस पर डाल दें डेंसिटी, यहां डाल दें अबाउट 13 की डेंसिटी ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सरफेस से जैसे आप जाते हैं तो कुछ इस तरह की डिसकॉन्टिन्यूटीज आपको दिखाई देगी। पहली, दूसरी, दिख रही है गाइस? तो जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ रही है, देखो, है ना? सरफेस पर डेंसिटी अबाउट कितनी है? 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटर में अबाउट देखो कितनी है? अबाउट 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नीचे कितनी है? अबाउट 13.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप इस तरीके से एक ग्राफ देखते हैं, आपके एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है बाय द वे, तो आपको इस लाइन में ये डिसकॉन्टिन्यूटीज देखने को पड़ती है, यानी कि एकदम से यहाँ पर डेंसिटीज बढ़ जाती है, और इसीलिए आप इनको क्या बोलते हो? लाइन में तो होती है ना डिसकॉन्टिन्यूटी। ये सोचा है कभी? नहीं सोचा ना? अब जिस जियोफिजिसिस्ट, जियोलॉजिस्ट ने इन डेंसिटीज को खोजा, उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया, तो साइंटिस्टों के नाम पर नाम पड़ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर देता हूं दोस्तों क्रस्ट की और मेंटल की, तो उसके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या है? आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में? बताओ मुझे। इट इज नन अदर देन मोहोज डिसकंटिन्यूटी। मोहरविक, साइंटिस्ट का नाम क्या था? मोहरविक। ऐसे ही दोस्तों मेंटल के बीच में भी दो हैं, एक डिसकंटिन्यूटी पड़ती है अपर और लोअर मेंटल के बीच में, जो आपको यहाँ दिखाई दे पड़ती है। फिर यहाँ आपको देखो मेंटल और कोर के बीच में ये दिखती है आपको, इसको आप क्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, कोर है। तो देखो इन टोटल वैसे 5 तरह की डिसकंटिन्यूटीज हैं। रेपती डिसकंटिन्यूटी है, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी है, इसके अलावा उसके साथ साथ लेहमैन डिसकंटिन्यूटी भी है। तो टोटल 5 टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 2 दी हुई है, तो इसलिए मैंने आपको अभी 2 बताई हैं। जब हम फाउंडेशन बैच में आएंगे तो मैं आपको टोटल 5 डिसकंटिन्यूटीज बताऊंगा, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले ये समझिए यहां पर हम व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज डिसकंटिन्यूटी। दोस्तों मोहर डिसकंटिन्यूटी के बाद आपको दिखाई पड़ता है मेंटल। और देखो मेंटल मोस्टली अपर पार्ट इज डोमिनेटेड बाय सिलिका, लोअर पार्ट इज डोमिनेटेड बाय आयरन, मैग्नीशियम एंड हेवियर मटेरियल। ठीक है, तो इसीलिए आप अपर पार्ट को बोलते हो फेल्सिक पार्ट और नीचे वाले को बोलते हो मैफिक पार्ट।
अभी जो वर्ड है ये कहां से आए हैं? फेल सिक, मैफिक, बताओ। फेल वर्ड आया है एक मिनरल जिसको बोलते हैं फेल्ड्सपर, FELDSPAR, फेल्ड्सपर भी बोलते हैं, जो मोस्टली सिलिका का बना होता है। मैफिक, FIC, F फॉर आयन, FE, ठीक है। तो दैट इज क्वाइट। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर क्रस्ट सीमा है और मेंटल सियाल है, और सॉरी, क्रस्ट सियाल है और मेंटल सीमा है ना, ये गलत है। एनसीईआरटी उठा के देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है, तभी मल्टीपल रिविजन्स की रिक्वायरमेंट है भाई। आ रही है बात समझ? अब मेंटल के बारे में हमारे पास काफी कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक थ्योरी ये कहती है कि मेंटल के ऊपर क्रस्ट फ्लोट करती है, जैसे एक नदी के ऊपर शिप फ्लोट करती है, उसी तरीके से जो हमारी क्रस्ट है वो अपर मेंटल के ऊपर फ्लोट करती है, लेकिन ये फ्लोट बहुत स्लो होता है। एंड इसी मूवमेंट की वजह से, फ्लोटिंग की वजह से टेक्टोनिक फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं जी। यस, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ करंट्स हैं, कुछ मूवमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की वजह से हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंदर एलियंस हैं, उनकी वजह से होती हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान अंदर से करता है इसलिए होती हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एंड सुपर इनकम्बेंट लोड आज के टाइम पर राइट वर्ड्स हैं टू डिस्क्राइब इट, बट प्रूवन नहीं है, थ्योरी है। इट माइट बी रॉन्ग इन द फ्यूचर, ठीक है। तो देखो यहां पर ये बात भी समझो कि एक थ्योरी और फैक्ट में क्या डिफरेंस है। मेरी हाइट कितनी है, क्या लगता है आपको, बताओ गाइस, व्हाट डू यू थिंक? अब जो आप बता रहे हो कमेंट्स में वो आपकी थ्योरी है। आपको लग रहा है सर बोर्ड के सामने आप ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है, आपके हाथ थोड़े लंबे लगते हैं मुझे, देखो सर, है ना, कितने लंबे हाथ है सर, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करोगे, अपना जुगाड़ बिठाओगे और कैलकुलेट करके मुझे एक आइडिया बता दोगे। दैट इज योर ओन थ्योरी। बट जब आप मुझसे मिलोगे और आपके पास इंच टेप होगी तो आप सर को खड़ा करोगे, अरे सर ये आपकी हाइट नाप ली हमने। गेटिंग माय पॉइंट? तो थ्योरी कैन बी रॉन्ग, लेकिन जो हम थ्योरीज पढ़ते हैं, जो थ्योरी बनती है, बल्कि जो आप बोल रहे हो वो एक हाइपोथेसिस है। अगर आप ये प्रूव करते हो कि आपने ये हाइपोथेसिस कैसे अचीव किया है, कैसे कैलकुलेशन करी है, ठीक है, कैसे आप इस कंक्लूजन तक पहुंचे हो, तो वो थ्योरी बनती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको थ्योरी के लिए एविडेंस चाहिए होता है, प्रोसेस पता होना चाहिए होता है, साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। फैक्ट है कि भाई मेरी हाइट जितनी है, जब आप मेरे को मिलोगे नाप लेना, दैट इज अ फैक्ट। तो थ्योरी कैन बी फॉल्स बट फैक्ट इज ऑलवेज ट्रू। दैट्स द स्टोरी ऑफ लाइफ एज वेल गाइस। थ्योरी के बेसिस पर डिसीजन लोगे अनसाइंटिफिक वाली तो मुंह की खाओगे, फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजन लोगे तो सही रहेगा मामला, डिसीजंस विल बी राइट, ठीक है ना। कैल्शियम, कैल्शियम भाई, ठीक है। सो दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग। तो आप नीचे तक गए नहीं आज तक और ये सब मैं आपको बतला रहा हूं, तो दिस इज जस्ट अ थ्योरी, साइंटिफिक बट, ठीक है। थिंग्स माइट चेंज इन द फ्यूचर, जब ड्रिलिंग हो जाएगी हमें पता चल जाएगा। तो गाइस ये आपकी जो नेक्स्ट, अच्छा, अगर हम इसकी मोटाई नापें इस लेयर की,
वो कितनी है, क्या लगता है आप? इट इज अबाउट 2800 किलोमीटर्स। ठीक है, 29, सॉरी माय मिस्टेक। देखो नासा की वेबसाइट पर 2880 लिखा हुआ है और हकीकत में वही है 2880, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 2900 लिखा हुआ है। तो अब 2900 के नंबर के साथ स्टिक करना। ठीक है भाई। अब जो मेंटल है ना, उसका अपर पार्ट को एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। एस्थीनो, सॉफ्ट, हलवे की तरह। इट इज नॉट लिक्विड नॉट सॉलिड, समथिंग इन बिटवीन, वीक। वीक क्लियर है भाई। और जो क्रस्ट है और प्लस जो अपर मेंटल है उसको आप लेथोस्फीयर बोलते हो। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इज लेथोस्फीयर। आती है बात समझ? ठीक, और इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्रस्ट तैर रही है। लेकिन इस डायग्राम में जो मैंने क्रस्ट आपको दिखाई है वो एक सिंगल ब्लॉक दिखाया, बट क्रस्ट मल्टीपल मल्टीपल पार्ट्स में टूटी हुई है। और क्रस्ट के इन छोटे छोटे टुकड़ों को विद द फ्लोटिंग मेंटल वी टर्म एज टेक्टोनिक प्लेट। क्या बोलते हैं इनको हम? वी कॉल इट एज टेक्टोनिक प्लेट। और इसी मूवमेंट की वजह से पहाड़ बनते हैं, ट्रेंचेस बनती हैं। वो कैसे बनेंगी, क्या होता है, क्या प्रोसेस है पूरा, क्या थ्योरी है, कैसे रिड्यूस किया है एल्फ्रेड वेगनर ने। एल्फ्रेड वेगनर से वी केम टू आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने किस प्रकार से प्रूव किया कि भाई कन्वेक्टिव करंट्स हैं हमारी अर्थ के नीचे। और उसके बाद किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हैरी हेस एंड डाइट्स प्रूव्ड द होल थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये पूरी स्टोरी हम सुनेंगे फाउंडेशन बैच में। ठीक है, तो दिस इज अ होल स्टोरी। अच्छा, मेंटल के नीचे क्या है? कोर है। ये क्या आ गया भाई? तो यू हैव द अपर कोर, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये अपर कोर टोटल लिक्विड है, बट दिस लिक्विड इज मेड अप ऑफ मोल्टन आयरन एंड कोबाल्ट। और ये है दोस्तों, सॉरी अपर कह रहा हूं, आउटर कोर एंड इनर कोर। और इन दोनों को मिला के वी कॉल इट एज द नाइफ लेयर, बिकॉज इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। निकल एंड आयरन। और इनर कोर है सॉलिड प्रॉपर। अब जब आउटर कोर के अंदर ये लिक्विड गोज अराउंड दिस इनर कोर, तो उससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है।
एक डायनामो बनता है। डायनामो क्या होता है? मोटर कैसे काम करती है? जब मैग्नेट्स घूमती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के चारों तरफ, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। तो जियो मैग्नेटिज्म का जो रीजन है वो आउटर कोर है। जियो मतलब अर्थ, और यही जियो मैग्नेटिज्म है जो हमें अर्थ के सन के सोलर स्ट्रॉम से प्रोटेक्ट करता है, जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम से प्रोटेक्ट करता है। ये ना हो तो अर्थ पे लाइफ खत्म है। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये अबाउट 2200 किलोमीटर्स का है और ये अबाउट 1200 समथिंग किलोमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, तो अर्थ के इंटीरियर की पूरी कहानी दोस्तों, वी हैव फर्स्ट विच लेयर गाइस, बताएं? क्रस्ट, वी हैव मेंटल, and then we have outer and inner core. ये अर्थ का सेंटर है। सो दैट इज द होल स्टोरी। ठीक है, इसकी अगर आप डेप्थ देखें तो 5 से इट कुड बी लाइक वेरी करती है, मिनिमम 5, मैक्सिमम इट कुड बी अबाउट 60 एज वेल, बहुत ज़्यादा। मेंटल इज अबाउट 2900 किलोमीटर्स आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एंड गाइस उसके बाद आउटर कोर इज अबाउट 2200 किलोमीटर्स एंड इनर कोर इज अबाउट 1200 किलोमीटर्स। सो ये पूरी कहानी आती है। बात समझ गई? बहुत ही सिंपल थी पूरी स्टोरी, होल स्टोरी, वेरी सिंपल। 50 to 70 लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, और 5 to 70 किलोमीटर। ठीक है, एवरेज 35 दिया हुआ है, बट हिमालयास के नीचे इट कुड बी 60-70 किलोमीटर डीप, और ट्रेंचेस में इट कुड बी ओनली 5 किलोमीटर डीप। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज की क्लास को यार यहीं तक रखेंगे। क्यों रखेंगे? बिकॉज मैं थोड़ा थका हूं। आई ट्रेवल्ड गाइस, एक लीगल केस में फंसा हुआ था। ठीक है, तो आई वांट टू स्लीप एंड आई कैन नॉट कंटिन्यू टुडे इसके आगे, बिकॉज आई फीलिंग वेरी स्लीपी, वेरी लेथार्जिक, और मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कंपनसेट करेंगे, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। 1 से 2 तारीख देखते हैं, 31 को तो क्लास लेते ही आप एक्स्ट्रा। ठीक है, तो गाइस क्रस्ट, मेंटल कोर, ठीक है, एंड दैट इज इट। जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं है, क्लास होगी उस दिन एक्स्ट्रा। बाय गाइस, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।